अभी तक हम लोगों ने वेग स्थिरांक का मात्रक जो है किस प्रकार निर्धारित किया जाता है ये जाना था कि वेग स्थिरांक का मात्रक प्रथम कोटि की अपक्रिया, द्वितीय कोटि की अपक्रिया और जो है तृतीय कोटि की अपक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक आता है, मात्रक आता है, उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने आपको बताया था, प्रीवियस लेक्चर में। बोर्ड एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन जो है वेग स्थिरांक से ज़्यादातर आता ही है। वेग स्थिरांक का जो है जहाँ तो शायद शून्य कोटि के अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक निकालना हो, या प्रथम कोटि के अपक्रिया के लिए हो, या द्वितीय कोटि के अपक्रिया के लिए हो, तृतीय, मतलब कि जो है चारों में से किसी, तृतीय का तो नहीं जल्दी आता है, लेकिन शून्य, प्रथम और द्वितीय कि वेग स्थिरांक का जो है मात्रक आता ही है, चाहे वो विकल्प के रूप में आए और चाहे वो निकालने के लिए आए, आता ही है, ये अनिवार्य है। इसीलिए जो है जहाँ तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जो अपक्रिया की दर होती है अपकारक की सांद्रता की घात के समानुपाती होती है, ठीक है। जैसे शून्य कोटि की अपक्रिया है तो उसमें अपकारक की सांद्रता घात शून्य होगी, प्रथम कोटि की अपक्रिया है तो उसमें सांद्रता घात 1 होगी, द्वितीय कोटि की अपक्रिया है तो सांद्रता घात 2 होगी, और तृतीय कोटि की अपक्रिया है तो सांद्रता घात 3 होगी। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम है तो बस केवल मोल प्रति लीटर रखना है सांद्रता की जगह पे, बस कट जाएगा। उसके बाद जो बचेगा वही जो है वेग स्थिरांक के का मात्रक हो जाएगा। तो मात्रक तो निकाल लेंगे आप, और ये अगर जो है यहाँ तो निकाल लेंगे क्योंकि ये ऑप्शनल में आएगा ही, ये जान लीजिए। तो इसलिए जो है वेग स्थिरांक का मात्रक निकालने के बाद फिर और एक क्वेश्चन आता है कि शून्य कोटि की अपक्रिया क्या होती है, प्रथम कोटि की अपक्रिया क्या होती है। इसको उदाहरण के द्वारा समझाना रहता है। जैसे ये आएगा जब भी तो हमेशा डायरेक्ट 1 नंबर क्वेश्चन आएगा। शून्य कोटि की अपक्रिया 1 नंबर की आएगी, या प्रथम कोटि की अपक्रिया आएगी 2 नंबर में आएगी। तो ये जो है आपको डायरेक्ट जो है लिख करके समझाना पड़ेगा कि जो है शून्य कोटि की अपक्रिया क्या होती है और द्वितीय और प्रथम कोटि की अपक्रिया क्या होती है। तो अपक्रिया की कोटि में अब हम लोग ये जानेंगे कि शून्य कोटि की अपक्रिया क्या होती है। तो इसका जो मुख्य टॉपिक है अपक्रिया की कोटि, अपक्रिया की कोटि। अपक्रिया की कोटि मैंने आपको समझा दिया है। अपक्रिया की कोटि का जो डेफिनेशन है वो अपक्रिया की दर किसके समानुपाती होती है, अपकारक की सांद्रता के पदों की घात, ठीक है। जैसे इसकी घात m के समानुपाती होती है, वही क्या होता है अपक्रिया की कोटि होता है। यानी m क्या है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस। तो यहाँ से आप अपक्रिया की कोटि जो है समझ सकते हैं। डेफिनेशन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है। इसमें बस आपको जो है जहाँ तो जो समझना है, जो एक और टॉपिक महत्वपूर्ण है। आज हम लोग इस लेक्चर में 2 से 3 टॉपिक महत्वपूर्ण पढ़ेंगे, जो है अपक्रिया की कोटि में शून्य कोटि की अपक्रिया, प्रथम कोटि की अपक्रिया, अर्धायु काल, और अपक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर क्या है, यानी कि मॉलिक्युलरिटी होती क्या है, इसके बारे में हम लोग जो है आज पढ़ेंगे। रसायन विज्ञान में अपक्रिया की कोटि जैसे चैप्टर में जो है 2 ही 3 क्वेश्चन ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो है मैं उन्हीं क्वेश्चन के ऊपर ही फोकस कर रहा हूँ कि ताकि आप बोर्ड एग्ज़ाम में बेहतर कर सकें। क्योंकि जो है साल भर में तो आपने चैप्टर पढ़ ही लिया है पूरा। अगर इस समय अगर इम्पॉर्टेंट चैप्टर के टॉपिक को पढ़ लिया जाए तो बोर्ड एग्ज़ाम में मार्क्स लाना बहुत आसान हो जाता है। लड़के पूरा चैप्टर ही पढ़ते रहते हैं और अंतिम में क्या होता है कि जो है जो आती है बोर्ड एग्ज़ाम में उसको पढ़ते ही नहीं है, तो नंबर कहाँ से आना है, नहीं आता है। इसीलिए तो पहली जो अपक्रिया की कोटि में जो पहला प्रकार है वो है शून्य कोटि की अपक्रिया। शून्य कोटि की, अब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, शून्य कोटि की अपक्रिया क्या होती है, उदाहरण द्वारा समझाइए, ठीक है। ये मतलब शून्य कोटि की अपक्रिया क्या होती है, उदाहरण द्वारा समझाइए। डेफिनेशन पूछेगा डायरेक्ट जो है। तो और अपक्रिया की हो सकता है कि आप कोई रिएक्शन दे दे और कहे कि ये किस कोटि की अपक्रिया है, तो वो भी जो है आपसे पूछ सकता है। तो शून्य कोटि की अपक्रिया का जो अपक्रिया दर समीकरण क्या होगा, वो ये होगा dx/dt
इक्वल टू के। अगर इसमें देखा जाए तो इससे पहले 1 मिनट, कोई रिएक्शन हो रही है, ए से क्या बना रहा है, पी बना रहा है। यहाँ ए क्या है, अभिकारक है, और उत्पाद क्या है, पी आ रहा है। ठीक है, अगर इसके लिए अपक्रिया दर समीकरण लिखें शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए, तो क्या होगा, dx/dt इक्वल टू के ए। अब शून्य कोटि की अपक्रिया है तो जो ए की पावर होगी वो क्या होगी, यहाँ पे शून्य होगी। ठीक है, क्योंकि जो है यहाँ पर जो अभिक्रिया की दर यानी dx/dt है वो सांता पद की घात ए के शून्य के समानुपाती होती है। दोनों इस तरीके से कनेक्ट हैं कि अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांता पद की घात शून्य के समानुपाती होती है, उसे ही शून्य कोट की अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो शून्य कोट की अपक्रिया की परिभाषा देना बहुत आसान है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस केवल आप ये अगर इतना चीज़ समझ गए हैं और ये आप प्रीवियस लेक्चर को अगर देखेंगे तो बहुत आसानी से इसको समझ जाएंगे कि अपक्रिया की दर अपकारक की सांता पद की घात शून्य के समानुपाती होती, इसीलिए शून्य कोटि की अभिक्रिया है। और ये अभिक्रिया शून्य कोटि अपक्रिया का जो है एक प्रकार का जो है उदाहरण है और एग्जाम्पल है। ठीक है, शून्य कोटि की अपक्रिया एक ऐसी अपक्रिया होती है, जीरो का मतलब क्या, इसका मतलब जीरो का मतलब यहाँ है ये है कि जो अभिक्रिया की दर है अपकारक की सांद्रता के ऊपर निर्भर ही नहीं करती है। जैसे कहते हैं ना कि सांद्रता अगर बढ़ाएंगे तो अपक्रिया की दर बढ़ जाएगी। जैसे कहीं सपोज डेट 4 ग्राम पदार्थ था तो उसकी स्पीड 50 मीटर पर सेकंड थी। ठीक है, जो है उसके बाद 10 ग्राम कर दिया तो हो सकता है उसकी स्पीड हो गई जो है या तो 500 किलोमीटर पर सेकंड हो गई, रफ्तार बढ़ गई। क्योंकि हमने आपको बताया है पहले कि सांद्रता की मात्रा के ऊपर अपक्रिया की दर निर्भर करती है। जितनी ज़्यादा सांद्रता होगी उतनी ज़्यादा अपक्रिया की दर होगी, रेट होगी। ठीक है, लेकिन शून्य कोटि की अपक्रिया में क्या है कि जो है ए की पावर 0, ठीक है, और किसी की पावर 0 का मतलब होता है 1। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जो अभिक्रिया की दर है अपकारक की सांद्रता की मात्रा के ऊपर निर्भर नहीं करती है। मतलब कहने का मतलब ये है, चाहे अपकारक की सांद्रता कम हो या ज़्यादा हो, अपक्रिया की दर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 4 ग्राम जब पदार्थ था तब भी उसकी स्पीड 50 किलोमीटर थी, अगर 10 ग्राम हो गया तब भी उसकी स्पीड 50 रहेगी। ठीक है, और यह अगर घट गया जो है सपोज जो है यहाँ तो 4 के बजाय अगर 1 ग्राम पदार्थ बचा तब भी उसकी स्पीड जो है 50 रहेगी। स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब कि ये है कि यहाँ पर ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो अपक्रिया की दर है वो सांद्रता के ऊपर निर्भर ही नहीं कर रही है। ठीक है, वो मतलब टोटली जो है फ्री ऑफ फ्रीडम है। तो इसलिए जो है शून्य कोटि की अपक्रिया की परिभाषा अगर आएगा तो आपको इसी तरह लिखना है कि रासायनिक अपक्रिया की दर अपकारक की सांद्रता पद की घात शून्य के समानुपाती होती है, इसे शून्य कोटि की अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल में जो है अगर देखें तो इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, अमोनिया NH3 है, ये देखा गया है कि NH3 जो है यहाँ पर N2 + 3H2 में चेंज हो जाता है। यहाँ पर जो कैटलिस्ट लिया जाता है वो प्लेटिनम रहता है। ठीक है, प्लेटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंसी में जो है अमोनिया N2 + 3H2 में चेंज होता है, यानी कि यहाँ पे 2 कर लीजिए ताकि बैलेंस रहे इक्वेशन। यहाँ पर जो है जहाँ तो अगर हम देखें तो अमोनिया की जो मात्रा है वो रासायनिक अपक्रिया के दर के ऊपर निर्भर, मतलब रासायनिक अपक्रिया की जो दर है वो अमोनिया की मात्रा के ऊपर निर्भर नहीं करेगी, यानी चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो, स्पीड उसकी सेम रहेगी। तो अगर इसके लिए अगर हम समीकरण लिखें तो dx/dt k, ठीक है, अब एक जगह यहाँ क्या आ गया है NH3, यानी NH3 आ गया, तो NH3 की पावर क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है रासायनिक अपक्रिया की दर जो है अपकारक की सांद्रता पद की घात 0 के समानुपाती होती है। तो इस प्रकार जो है हम ये समझ सकते हैं कि जो है जहाँ तो dx/dt जो है
यहाँ पर जो अपक्रिया की दर जो है अपकारक की सांद्रता के ऊपर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये भी है, इसको जो है समझ लीजिएगा। ठीक है, और एक एग्जाम्पल और है, इसके ज़रिए और भी समझा जा सकता है। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि H2 + I2, अगर यहाँ पर इसकी रिएक्शन अगर हम इस पर कराएं, यानी कि AU के ऊपर करा दें, गोल्ड के ऊपर, गोल्ड के उत्प्रेरक के रूप में अगर ले लिया जाए, गोल्ड के पृष्ठ पे अगर अपक्रिया हो रही है, तो यहाँ पर देखा गया है कि रासायनिक अपक्रिया की जो दर है वो जो है अभिकारक की सांद्रता के ऊपर निर्भर नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी देखा गया है कि जो है हाइड्रोजन और आयोडीन के कॉम्बिनेशन से जो है HI ज़रूर बन रहा है, लेकिन अपक्रिया की दर जो है हाइड्रोजन और आयोडीन के ऊपर निर्भर नहीं करती है। इसका अगर हम ग्राफ खींचें तो इस तरीके से कुछ आता है। अगर हम यहाँ पे रखें दर, ठीक है, और यहाँ पे रखें सांद्रता अगर यहाँ पे रखें तो इसका क्या है, ग्राफ कुछ ऐसे आता है, बिल्कुल ऐसे। इसका मतलब ये है कि सांद्रता के घटने और बढ़ने से दर में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसका ग्राफ अगर स्पीड अगर उसकी जो है 40 है तो 40 ही रहेगी, ना कि 50 हो जाएगी, ज़्यादा मात्रा बढ़ाएंगे। ठीक है, तो जैसे उसकी टोटल जो स्पीड शुरू हुई थी वही रहेगी बस। तो ये कहा गया है सांद्रता या जो है जहाँ तो समय के बीच में अगर ग्राफ खींचा जाए, ठीक है, और दर के बीच में, तो ये देखा गया कि ये जो है एक स्ट्रेट लाइन में जो है मिलता है। ठीक है, बल्कि ओरिजिन से नहीं होती है। ठीक है, एक निश्चित वेग से ही अपक्रिया होती रहेगी और अपकारक चाहे कम हो जाए चाहे ज़्यादा हो जाए। जैसे कहते नहीं कि जो है जहाँ तो बाइक में पेट्रोल चाहे जो है 10 लीटर भरा लो, चाहे बाइक में पेट्रोल चाहे 10 ग्राम हो। ठीक है, मतलब कि जो है आधा लीटर हो या जो है जहाँ तो 250 ml हो। ठीक है, कितना भी पेट्रोल कम हो, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि वो बाइक जो है जहाँ तो कहेगी हम 100 की रफ्तार से नहीं भागेंगे। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से है ये भी शून्य कोटि की अपक्रिया भी, कि बाइक में चाहे पेट्रोल कम हो या ज़्यादा हो, ठीक है, बाइक जो है जिस स्पीड से भाग सकती है उसी स्पीड से भागेगी। ठीक है, उसमें कोई कम ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, आखिर में जब ख़त्म होगा तो ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगी, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ड्रॉप आउट 0। ठीक है, तो यहाँ शून्य कोटि की अपक्रिया में भी कुछ इसी तरह का है। ठीक है, तो इसका जो समीकरण है, इसका जो समीकरण है, इसका अगर ग्राफ खींचेंगे तो कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, जो ये दर्शाता है कि जो है जब तो रासायनिक अपक्रिया की जो दर है सांद्रता के ऊपर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, एक तो ग्राफ बना सकते हैं आप इसके करैक्टर में, लक्षण में। दूसरा जो है इसका एक समीकरण होता है x = KT। ठीक है, ये जो है फर्स्ट मतलब शून्य कोटि की अपक्रिया का समीकरण होता है। ठीक है, जो है जहाँ तो इसको जो है, और तीसरा इसका वेग स्थिरांक का मात्रक लिख सकते हैं। जैसे पूछे कि जो शून्य कोटि की अपक्रिया की परिभाषा पूछ सकता है, एग्जाम्पल समझा दीजिए, उसके बाद में इसके करैक्टर के विषय में लिख दीजिए। ठीक है, करैक्टर में पहला जो है ग्राफ बना दीजिए कि सीधी रेखा में आता है। ठीक है, और इसका समीकरण x = KT है, और इसका वेग स्थिरांक का मात्रक आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि मैंने पहले बता ही दिया है, dx/dt = K, A की पावर क्या है 0। तो सिंपल सी बात है कि इसमें मोल प्रति लीटर अपॉन टाइम = K, यहाँ क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर अपॉन टाइम। तो सिंपल सी बात है कि इसकी पावर 0, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये 1 हो गया, तो सिंपल सी बात है ये कैंसिल आउट। तो m/L यानी K = हो जाएगा जो है मोल, ऊपर ये है, लीटर नीचे जाएगा, और जब ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, लीटर इनवर्स 1 और समय इनवर्स 1, इस तरीके से। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मोल, लीटर इनवर्स 1 और टाइम इनवर्स 1, इसका मात्रक हो जाएगा। तो अगर आप 4 चीज़ें लिख दे रहे हैं, 3 चीज़ें, तो इतना सफिशियंट है। यानी शून्य कोटि की अपक्रिया की परिभाषा जो है, परिभाषा में क्या लिखेंगे कि रासायनिक अपक्रिया की दर अपकारक की सांद्रता प्रतिघात 0 के समानुपाती होती है, ये लिख देंगे। दूसरा एग्जाम्पल दे देंगे कि NH3 है, प्लैटिनम के सरफेस पर रिएक्शन होती है तो
रासायनिक अपक्रिया की दर NH3 के ऊपर निर्भर नहीं करती है। उसका समीकरण ये वाला हो जाएगा, यानी dx/dt के NH3 की पावर 0। हाइड्रोजन प्लस आयोडीन अगर गोल्ड के सरफेस पर रिएक्शन कराई जाए तब भी देखा गया है कि रासायनिक अपक्रिया की दर हाइड्रोजन और आयोडीन के ऊपर निर्भर नहीं करती है। तो ये भी एक शून्य कोटि की अपक्रिया का उदाहरण है। अगर लक्षण की बात करें तो शून्य कोटि की अपक्रिया का करैक्टर ये है कि अगर दर और सांद्रता के बीच में ग्राफ खींचे तो एक सीधी रेखा में मिलता है हमें, जो ये दर्शाता है कि सांद्रता चाहे घट जाए चाहे बढ़ जाए जो है, लेकिन अपक्रिया की दर में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। समाप्त होगी अपक्रिया की दर तो एक साथ खत्म। ठीक है, अपक्रिया इस शून्य कोटि की अपक्रिया का जो है वो समीकरण है x=kt होता है। ठीक है, इसमें x क्या सांद्रता है, k क्या है वेग स्थिरांक, t क्या है समय है। ठीक है, इसको जो है देख लेंगे। और जो है तीसरा जो लक्षण है वो ये हो सकता है कि जो है वेग स्थिरांक k का मात्रक क्या होगा शून्य कोटि की अपक्रिया के, वो लिख दीजिए आप, मोल प्रति लीटर अपॉन टाइम, k मोल प्रति लीटर अपॉन टाइम। और किसी की पावर 0, एक्सपोनेंशियल सीरीज ये कहती है कि किसी की पावर अगर 0 है तो वो क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में जो है वो है कि अगर किसी की पावर 0 है तो उसका मान होगा 1 होगा। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स 1 और टाइम इनवर्स 1, इसका मात्रक हो जाएगा। इतनी चीज़ें जो है अगर आप लिख देते हैं तो आपको पूरा नंबर दे देगा जो है। इसमें कोई काटने वाला नंबर ही नहीं है कि वो कहाँ नंबर काटेगा अगर शून्य कोटि की अपक्रिया कहता है तो। अब शून्य कोटि की अपक्रिया कहता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि शून्य कोटि में आप 50 एग्जाम्पल दे दें। 2 से 3 जो है के बजाय आप ये प्रयास करिए कि जो है 2 से ऊपर ना जाए एग्जाम्पल। ठीक है, क्योंकि समय वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं रहता, आप सभी क्वेश्चन को समय देंगे। अब जैसे सपोज डेट ये इतना क्वेश्चन 1 नंबर में आता है। ठीक है, तो 1 नंबर में आप इतना ही लिखेंगे तो आपको 1 नंबर पूरा मिल जाएगा। अगर आप एग्जाम्पल 20 अगर दे देते हैं तो उससे ऐसा नहीं कि आपको 1 से ज़्यादा दे देगा, 1 ही नंबर देगा वो। ठीक है, और बल्कि अगर बहुत ज़्यादा कर देंगे तो वो हेजिटेज होने लगते हैं एग्जामिनर कि जो है यार क्या क्या लिख डाला है। जितना आवश्यकता है उतना ही लिखना है आपको। ये भी ध्यान रखना है बोर्ड एग्जाम में आपको कि जितनी आवश्यकता है उतनी ही मात्रा लिखिए। ये नहीं कि आप एक क्वेश्चन को जो है पातालपुरी पहुंचा दीजिए, बाकी क्वेश्चन को जो है 0। तो एक क्वेश्चन से आप पास नहीं हो सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। जो है सारे क्वेश्चन को आपको अटेंड करना है और सभी क्वेश्चन को समान समय देना है। ये ध्यान रखिए कि जो क्वेश्चन जितना समय मांग रहा है आपको उतना ही देना है। बोर्ड एग्जाम में अच्छे स्कोर करने के लिए यही है कि जितनी आवश्यकता है जो है क्वेश्चन की उतने ही जो है जहाँ उत्तर आप दीजिए। ठीक है, आवश्यकता से ज़्यादा उत्तर को लिखना जो है जहाँ तो लिखने से नंबर नहीं मिलता है। ठीक है, क्योंकि जब शून्य कोटि के आपसे पूछेगा शून्य कोटि की अपक्रिया क्या होती है, इसको उदाहरण दीजिए। ठीक है, इतना दे करके, इतना उदाहरण दे करके इतना अगर आप लिख दिए तो इतना सफिशिएंट माना जाता है। अगर इससे बहुत ज़्यादा लिखते हैं तो वही हो जाता है कि ज़्यादा हो जाएगा, और इससे ज़्यादा और क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना सफिशिएंट है। तो शून्य कोटि की अपक्रिया आप इस तरीके से अगर लिखेंगे तो आसानी से आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। चाहे 1 नंबर में आए तब भी 2 नंबर में आया, ज़्यादातर 2 नंबर में आता है। कभी कभी शून्य कोटि की अपक्रिया की परिभाषा उदाहरण एक साथ आ जाता है और मात्रक भी निकालने के लिए आ जाता है, तो वो भी 1 नंबर का जुड़ जाता है। कभी कभी ग्राफ आ जाता है कि निम्नलिखित अपक्रिया किस कोटि के है। अब इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं देख लो। शून्य कोटि की अपक्रिया क्या होती है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और शून्य कोटि की अपक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए, तो आप इसको लिख दीजिए। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये रिएक्शन दी हो, कहे कि किस कोटि की रिएक्शन है, तो आपको ये बताना होगा कि जो है ये शून्य कोटि की है, ये शून्य कोटि की है। आप एग्जाम्पल क्या करेंगे कि आपको याद करना पड़ेगा अपक्रिया की कोटि बताने के लिए, क्योंकि अपक्रिया की कोटि जो है एक प्रयोगात्मक माप है। इसको लैब में ही निकाला जा सकता है, एक्सपेरिमेंट करके ही निकाला जा सकता है। याद आप कर लेंगे तो आसानी से बता देंगे। तो ये सब एग्जाम्पल जो है पॉपुलर हैं इन सब के लिए, ये ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक ये क्वेश्चन बन सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा 2NH3 Pt(N2+2) कहे किस कोटि की अपक्रिया है। ठीक है, आप पता चले नहीं मालूम तो प्रथम कोटि, 2 देख करके द्वितीय कोटि, लड़के यही लगाते हैं, 2 देखिए द्वितीय कोटि, हाँ 2 ही होगा। यहाँ देख लें हाइड्रोजन प्लस आयोडीन द्वितीय कोटि। ठीक है, तो इसलिए ये गलतियाँ आपको नहीं करनी हैं कि जो है जहाँ तो ये सब, क्योंकि अपक्रिया की कोटि जो है देख करके नहीं बताई जा सकती है। ठीक है, बिना प्रयोग किए।
समझे कि नहीं। तो यहाँ देखो, यहाँ 2NH3 लिखा है तो अपक्रिया कोटि 2 हो जाएगी, नहीं, ठीक है, अपक्रिया कोटि 0 है। इसका मतलब 2 से कोई मतलब नहीं है इसका जो है। और एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि ग्राफ डायरेक्ट दे दिया, कहा कि ये किस कोटि की अपक्रिया का ग्राफ है, ठीक है। अगर आपको मालूम है, पढ़ें, 0 कोटि की अपक्रिया ग्राफ है। समीकरण कहेगा किस कोटि का समीकरण है, तो आप देख करके तुरंत बता, अगर मालूम है तो x = kT जो है जहाँ, तो ये 0 कोटि का अपक्रिया ग्राफ है। ये तो महत्वपूर्ण है, इतना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों कहेगा वेग स्थिरांक k का मात्रक ज्ञात करिए 0 कोटि की अपक्रिया के लिए, ठीक है। या दिया रहेगा, कहेगा निम्नलिखित समीकरण, निम्नलिखित जो है मात्रक किस कोटि की अपक्रिया का है, 0 कोटि का है, प्रथम कोटि का, द्वितीय कोटि का है। यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ जानते हैं कम से कम 5-6 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब अगर हम आपसे ये कहें कि अलग अलग याद करिए, तो अलग अलग याद करना कठिन हो जाएगा, कहोगे सर 0 कोटि की अपक्रिया अलग याद करें, ये अलग याद करें। बल्कि क्या है, अगर एक याद करेंगे पूरा, अगर एक अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको पूरा क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो इसलिए जो है मतलब इससे जो है कम से कम 5-6 क्वेश्चन आ सकता है, इससे ही कुछ इतना पोर्शन दे देगा बहुविकल्पीय में, इतना ये बहुविकल्पीय में दे सकता है, थ्योरेटिकल लिखने के लिए दे सकता है। तो एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये हो गया 0 कोटि की अपक्रिया। अब हम इसके बाद आते हैं प्रथम कोटि की अपक्रिया। तो इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा अच्छे से। इसकी डिफिनेशन जो मैंने बताया है, मैं फिर एक बार डिफिनेशन बता दे रहा हूँ कि रासायनिक अपक्रिया की दर अपकारक की सांद्रता प्रति घात 0 के समानुपाती होती है। इसको अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है, इसको थोड़ा से समझने का प्रयास करिएगा। जो मैं शब्द बोल रहा हूँ इसको अगर आप समझ लेंगे तो आपको डिफिनेशन को याद नहीं करना होगा, बल्कि आपके दिमाग में डिफिनेशन बनी ही रहेगी जो है ना। तो आपको ऐसा नहीं कि याद करना पड़े, बस आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि पावर के ऊपर क्या लगी है, बस वही के अनुसार डिफाइन कर देना है। अब इसके बाद जो दूसरा है प्रथम कोटि की अपक्रिया, बहुत महत्वपूर्ण है, हमेशा पूछी ही जाती है। प्रथम कोटि की अपक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इसको बोलते हैं। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखा जाए क्या है, मान लेते हैं कोई अभिकारक है, उत्पाद P में जा रहा है, ठीक है। ये एग्जाम्पल आप बोर्ड एग्जाम में भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है जो है जहाँ, तो एक तरीका है बताने का कि हम जो है रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जहाँ A क्या है अभिकारक है, P क्या है उत्पाद है। अगर इसके लिए हम रासायनिक अपक्रिया दर समीकरण लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, dx/dt किसके समानुपाती होता है, अपकारक की सांद्रता प्रति घात 1। यहाँ पर जो है जहाँ, तो कितना मान है, A की पावर कितनी होगी, 1 होगी। क्यों, क्योंकि प्रथम कोटि की अपक्रिया है। अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दें तो यहाँ क्या आ जाएगा, वेग स्थिरांक k आता है। डायरेक्ट लिख सकते तो कोई दिक्कत नहीं था, वो तो मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये है प्रथम कोटि की अपक्रिया का जो है समीकरण। इसमें डिफाइन कैसे करेंगे, बहुत आसान है। इसको क्या बोलते हैं, रासायनिक अपक्रिया की दर। इसको क्या बोलते हैं, अपकारक की सांद्रता A। और सांद्रता में जो परिवर्तन हुआ है वो घात के रूप में क्या लिखा गया है, 1, ठीक है। और ये घात किसके समानुपाती है, अपक्रिया दर के। यही डिफिनेशन है कि रासायनिक अपक्रिया की दर अपकारक की सांद्रता पद की घात A की 1 के समानुपाती होती है। यानी अगर हम ऐसे कहें कि जो है प्रथम कोटि की अपक्रिया वह अपक्रिया होती है जिसमें रासायनिक अपक्रिया की दर अपकारक की सांद्रता पद की घात 1 के समानुपाती होती है। तो इस प्रकार जो है प्रथम कोटि की अपक्रिया को हम जो है समझ सकते हैं कि जो है जहाँ, तो इसमें क्या है, रासायनिक अपक्रिया की जो दर है अपकारक की सांद्रता प्रति घात 1 है उसके समानुपाती है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो रासायनिक अपक्रिया की दर है अपकारक की सांद्रता पे निर्भर करेगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर A की पावर 1 है और 1 का मतलब ये हो गया कि अगर जो है जहाँ, तो सांद्रता बढ़ाई जाती है तो रासायनिक अपक्रिया की दर बढ़ेगी, अगर सांद्रता घटाई जाती तो रासायनिक अपक्रिया की दर घटेगी, ठीक है। जो है जहाँ, तो
इस प्रकार जो है प्रथम कोटि की अपक्रिया का जो है जहाँ तो एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो कुछ इस तरीके के होंगे। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है जैसे C12 H22 O11। ठीक है, यहाँ पर H2O भी है। ठीक है, C6H12 O6 प्लस C6H12 O6। यहाँ ये क्या है, ग्लूकोज, ये क्या है, फ्रक्टोज, और ये क्या है, सुक्रोज। ठीक है, जो चीनी होती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो रासायनिक अपक्रिया की दर dx/dt = K C12H22O11 ऐसे, यानी रासायनिक अपक्रिया की दर क्या है यहाँ पे आपके, इसमें केवल रासायनिक अपक्रिया की दर जो है जहाँ इसमें सांद्रता किसकी चेंज हो रही है, केवल सुक्रोज की चेंज होती है। पहली डिफिनेशन में मैंने अपक्रिया की कोटि में बताया था कि रासायनिक अपक्रिया की दर उसी के ऊपर निर्भर करेगी, जो है उसी अभिकारक के ऊपर निर्भर करेगी जिसकी सांद्रता समय के अनुसार बदलेगी, और जिसकी सांद्रता समय के अनुसार नहीं बदलती है वह जो है जहाँ तो रासायनिक अपक्रिया की दर में भाग नहीं लेता है। जैसे यहाँ क्या है, जल की मात्रा अधिक होने की वजह से इसकी सांद्रता बदलती ही नहीं है, तो जिसका मतलब ये हो गया कि जो है रासायनिक अपक्रिया की दर इसके ऊपर ना निर्भर होकर के किस पे हो जाएगी, सुक्रोज के ऊपर निर्भर होगी। ठीक है, तो इसीलिए dx/dt के C12H22O11 इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1, यानी कि यहाँ पर m का मान कितना है, 1 है, तो रासायनिक अपक्रिया की जो दर है 1 के समानुपाती होगी। तो प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए जो है इस तरह की जो है जहाँ तो एग्जाम्पल हैं, और जो है और एक एग्जाम्पल है दूसरा ले सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है N2O5। N2O5 जब जो है डीकम्पोज होता है तो NO2 प्लस यहाँ पे 2 कर लीजिए, इसको 4 कर लीजिएगा, और जो है यहाँ पे ऑक्सीजन O2। ठीक है, N2O5 यानी 2 2 4, ये बैलेंस है, 4 दूना 8, 5 दूना 10। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो रासायनिक अपक्रिया की दर जो है वो किस पे निर्भर करेगी, N2O5 के ऊपर, यानी रासायनिक अपक्रिया की दर N2O5 के ऊपर, यानी रासायनिक अपक्रिया की दर यहाँ पर 1 जो 1 है उसके समानुपाती होगी। तो एक ये भी एक एग्जाम्पल है प्रथम कोटि की अपक्रिया का, जो यह दर्शाता है कि रासायनिक अपक्रिया की जो दर है अपकारक के सांद्रता पद की घात 1 के समानुपाती होती है। ठीक है, तो प्रथम कोटि की अपक्रिया का उदाहरण एक ये भी है। ठीक है, तो इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा और इसको जो है जहाँ तो समझ लीजिएगा। अच्छा, डिफिनेशन के बाद उदाहरण के बाद, जैसे डिफिनेशन मैंने बताया कि रासायनिक अपक्रिया की दर अपकारक की सांद्रता पद की घात 1 के समानुपाती होती है, उसे कहते हैं प्रथम कोटि की अपक्रिया। उसका एग्जाम्पल, उसका समीकरण कुछ इस तरीके से है और इस तरीके एग्जाम्पल है, यानी सुक्रोज का जब जल अपघटन होता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, तो रासायनिक अपक्रिया की दर केवल सुक्रोज के ऊपर ही निर्भर करती है, ना कि जल के ऊपर। तो dx/dt के C12H22 इसके ऊपर, इसका समीकरण है प्रथम कोटि की अपक्रिया का। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है, ठीक है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5 है, और जो है इसकी भी जो है विघटित होने की दर है वो जो है केवल N2O5 के ऊपर निर्भर करती है, इसलिए इसकी जो है केवल पावर क्या हो जाएगी N2O5 की 1। ये भी किस में आता है, प्रथम कोटि की अपक्रिया के अंतर्गत आता है। इसके बाद आते हैं कि प्रथम कोटि की अपक्रिया के उदाहरण क्या हैं, जैसे जो है लक्षण क्या क्या हैं, तो लक्षण पे आ जाते हैं। ठीक है, कैरेक्टर जो है उनके विषय में थोड़ा सा जानते हैं कि लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं।
पहला कैरेक्टर जो हो सकता है ग्राफिकली देख लीजिए। पहला समीकरण देख लीजिए कि प्रथम कोटि की अपक्रिया का समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है। प्रथम कोटि अभिक्रिया का समीकरण, क्या समीकरण आता है? K इक्वल टू 2.303/T log 10 A/A-x। ये जो है प्रथम कोटि की अपक्रिया का समीकरण है। ये देखते ही पता लग जाता है कि ये प्रथम कोटि की अपक्रिया का समीकरण है, और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है डायरेक्ट। जहाँ K क्या है? वेग स्थिरांक, और T क्या है? समय है, और A क्या है? प्रारंभिक सांद्रता है, A-x क्या है? अंतिम सांद्रता है। ठीक है, तो ये प्रथम कोटि की अपक्रिया का पहला लक्षण तो यही हो सकता है कि आप समीकरण लिख दीजिए। दूसरा लक्षण है ग्राफिकली क्या अगर देखा जाए तो उसमें ये देखा गया है कि रासायनिक अपक्रिया की दर समय या सांद्रता के बीच में अगर हम ग्राफ खींचें तो ग्राफ ओरिजिन से पास होता है, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन जाता है, यानी कि अगर पॉइंट मिलाएंगे इस तरीके से तो हम देखेंगे कि जो है जहाँ तो वो पॉइंट को मिलाने में एक सीधी रेखा में ग्राफ प्राप्त होता है। इसका मतलब ये है कि अगर सांद्रता की मात्रा हम बढ़ाएंगे तो रासायनिक अपक्रिया की दर जो है समय के अनुसार बढ़ेगी जो है। तो इस तरीके से जो है जहाँ तो ग्राफ जो है जहाँ तो देख के बता सकते हैं कि प्रथम कोटि का है या द्वितीय कोटि का है या शून्य कोटि का है। तीसरा जो है वेग स्थिरांक बता सकते हैं। वेग स्थिरांक, प्रथम कोटि की अपक्रिया का वेग स्थिरांक का मात्रक क्या है, तो ये चीज़ आप जानबे कर रहे हैं। dx/dt के A⁻1 हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है। तो इसको निकालना मोल प्रति लीटर अपॉन टाइम के, ये क्या हो जाएगा? मोल प्रति लीटर अपॉन टाइम। मोल प्रति लीटर कैंसिल, यानी K इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/T या T इनवर्स 1, यानी कि समय की घात -1 होगी। ये किसका मात्रक हो गया? जो है प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक। यहाँ पर जो है 3 एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। ठीक है, कि जो है जहाँ तो प्रथम कोटि की अपक्रिया कि जो है जहाँ तो लक्षण क्या हैं, प्रथम कोटि की अपक्रिया होती क्या है, उदाहरण क्या है, वेग स्थिरांक का मात्रक क्या है, जो है जहाँ तो इसमें आप बता सकते हैं। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट प्रथम कोटि की अपक्रिया होती क्या है परिभाषित कीजिए, डायरेक्ट आता है। उदाहरण ये पूछ सकता है कि किस कोटि का उदाहरण है, प्रथम कोटि का उदाहरण है। ये भी पूछता है कि जो है N2O5 किस जो है कोटि का उदाहरण है, तो वो भी प्रथम कोटि का है। अगर लक्षण की बात करें कि प्रथम कोटि की अपक्रिया के लक्षण कौन कौन से हैं, तो पहला तो समीकरण यही होता है K इक्वल टू 2.303T log 10 A/A-x। ये समीकरण होता है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और इसका मैं एक डेरिवेशन करवाऊँगा, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है मैं बताऊँगा जो है, तो उसमें जो है आप लोग को समझ में आ ही जाएगा जो है। दूसरा जो है क्या है, ग्राफिकल, दर और समय या सांद्रता के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो सीधी रेखा प्राप्त होती है। तीसरा क्या है, dx/dt जो है, इसके द्वारा जो है मतलब हम वेग स्थिरांक K का मात्रक निकाल सकते हैं प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए, जो है समय इनवर्स 1 होता है। तो यहाँ से इस तरीके से पूरा आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन भी कई तरीके का बनता है। कभी कभी डायरेक्ट इक्वेशन दे देगा, कहेगा कि ये इक्वेशन किस कोटि का है, प्रथम कोटि का है, शून्य कोटि का है, द्वितीय कोटि का है। तो अगर आपको याद है तभी आप लगा पाएंगे, अगर आपको याद नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन ये है कि अगर आप इसको 2-3 बार समझ लेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। वो चेंज करता है, थोड़ा वो चेंज कर देगा, यहाँ पे एक ऊपर कर देगा, ये नीचे कर देगा, ये ऊपर नीचे कर देगा, तो आप क्या कर देंगे, कन्फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, और वेग स्थिरांक K का मात्रक पूछ सकता है कि प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है। दर, समीकरण और सांद्रता के बीच में जो ग्राफ खींचा जाता है, ये ग्राफ से डायरेक्ट पूछ सकता है क्वेश्चन कि जो दिया गया ग्राफ है किस कोटि की अपक्रिया को प्रदर्शित करता है। तो अगर आपको याद है तो आसानी से इसको बता देंगे। ठीक है, तो प्रथम कोटि की अपक्रिया में जो है इतना अगर आप तैयार कर लेते हैं तो इससे अगर क्वेश्चन आता है
तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे, इसमें कोई जो है दो राय नहीं है। और न्यूमेरिकल जब भी आएगा इस पर आएगा, हम 4-5 न्यूमेरिकल बताएंगे जो है अपक्रिया की कोटि में, उनको आप तैयार कर लीजिएगा, उससे बाहर न्यूमेरिकल अइबे नहीं करेगा जो है। इसके लिए जो है जहाँ तो एकदम निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो प्रथम कोटि की अपक्रिया जो है आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से देख करके, ये इसका डिफिनेशन लिख लीजिएगा और यही डिफिनेशन प्रयास करिएगा कि बोर्ड एग्ज़ाम में आप लिखें, क्योंकि जो है जितनी सरल परिभाषा आप जो है एग्जामिनर को दिखाएंगे लिख करके, उतना ही आपको अच्छा नंबर देगा। तो आगे हम लोग जो पढ़ेंगे, एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट है आपके सिलेबस में जो है, शून्य कोटि और प्रथम कोटि से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। द्वितीय कोटि की अगर हम बात करें तो द्वितीय कोटि में क्या होता है थोड़ा सा जान लेते हैं, ओवरव्यू, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन जो है थोड़ा सा जान लेते हैं द्वितीय कोटि, ताकि अगर आए तो आप डिफिनेशन कम से कम बता सकें। द्वितीय कोटि में जैसे मान लेते हैं कोई रिएक्शंस हो रही है, ये उसमें चेंज हो रहा है उत्पाद में, और रासायनिक अपक्रिया की जो दर है dx/dt के a की पावर यहाँ पर 2 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर रासायनिक अपक्रिया की दर अपकारक की सांद्रता प्रति घात 2 के समानुपाती होगी। इसको डिफिनेशन में आप जो है इसको मेंशन कर सकते हैं कि रासायनिक अपक्रिया की दर जो है अभिकारक की सांद्रता प्रति घात 2 के समानुपाती होता है, इसे द्वितीय कोटि की अपक्रिया कहा जाता है, ठीक है। इसमें अगर एग्जाम्पल की अगर बात करें, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे CH3 COO C2H5 प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया जाता है। तो यहाँ देखा गया है CH3 COO Na प्लस C2H5OH, ठीक है। सोडियम एस्टेट और अल्कोहल बनता है जब जो है सोडियम मतलब एथिल एस्टेट सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है। ये क्या है, एथिल एस्टेट है, एथाइल एसीटेट, ठीक है। इसका IPSC नाम क्या होगा, कोई बता सकता है? इसका IPSC नाम अगर निकालना हो तो कैसे बताएंगे, या ऐसे कुछ है, ठीक है। ये जो ग्रुप होता है ईस्टर ग्रुप है, ठीक है। तो ईस्टर ग्रुप में जो IPSC नाम होता है एल्किल एल्केनोएट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये पोर्शन होता है COO के बाद होता है, इसको बोलते हैं एल्किल, इस पोर्शन को बोलते हैं एल्किल, और इस पोर्शन को बोलते हैं एल्केनोएट ग्रुप। तो यहाँ पर अगर इसका IPSC नाम करना हो तो यहाँ 2 हैं, 1 2, तो इधर अलग हो गया, इधर भी 1 2, तो यानी 1 2 2 नंबर है तो एथिल हो जाएगा। इधर क्या है 2 नंबर, एथेनोएट, यानी कि इसका IPSC नाम क्या हो जाएगा, एथिल एथेनोएट। इसका IPSC नाम क्या हो जाएगा, एथिल एथेनोएट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो देखा गया है कि जो रासायनिक अपक्रिया की जो दर है अभिकारक की सांद्रता जो है दोनों अभिकारक के ऊपर निर्भर करती है, यानी COO C2H5 इसके ऊपर भी निर्भर करती है, और दूसरा जो है NaOH, यानी कि दोनों के ऊपर निर्भर करती है। और अपक्रिया की समग्र कोटि क्या होती है, दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो यानी m+n का मान अगर जोड़ दिया, यानी 1 + 1 का अगर मान जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 2। तो ये जो अपक्रिया है वो सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, क्योंकि इसमें जो रासायनिक अपक्रिया की दर है वो एथिल एस्टेट पर भी निर्भर कर रही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड पर भी निर्भर कर रही है, यानी इसमें दोनों अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, जिसकी वजह से जो है हम ये कह सकते हैं कि जो है जहाँ तो ये इसमें 2 अभिकारक हैं, दोनों की सांद्रता में परिवर्तन हुआ, ये द्वितीय कोटि की अपक्रिया है। तो रासायनिक अपक्रिया की दर अभिकारक की घात 2 के समानुपाती होती है, ये एग्जाम्पल है, ठीक है।
और एग्जाम्पल और जो है डिफिनेशन अगर आता है तो दे दीजिए, हालांकि सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस आपके जो है एग्ज़ाम में नहीं आती हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो है सब फर्स्ट ऑर्डर तक ही आती हैं। इसका भी अगर ग्राफ खींचते हैं तो ज़्यादातर जो ग्राफ होते हैं इसके सीधे ही आते हैं, ओरिजिन से ही पास होते हैं। बस इसका जो ग्राफ होता है थोड़ा सा जो है मतलब कि ऐसे आता है, मतलब सीधे ही जाएगा, ठीक है, ओरिजिन से ही जाएगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा जो है मतलब कि तिरछा होके जाता है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं जैसे फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ जाता है, ठीक है, कुछ केसों में। और जो है द्वितीय कोटि की अपक्रिया जो होती हैं, ठीक है, इसका अगर हमें वेग स्थिरांक का मात्रक निकालना हो तो जो है आप निकाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर dx/dt से। तो अगर आप इतना लिख दे रहे हैं द्वितीय कोटि में तो सफिशियंट है। वो डिफिनेशन पूछेगा, बहुत डीपली जाके नहीं पूछता है द्वितीय कोटि में, और सही मायने में यह है कि द्वितीय कोटि इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसको आप लोग बस इतना ही अगर पढ़ लेते हैं तब भी सफिशियंट है, आएगा तो इतना ही लिखना है। इसके बाद हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मॉलिक्युलरिटी। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अपक्रिया की कोटि के बाद। आणविकता जो है बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमेशा पूछा जाता है, ये जान लीजिए मॉलिक्युलरिटी, ठीक है। मॉलिक्युलरिटी का मतलब क्या है इसको देखा जाए। ठीक है, मॉलिक्युलरिटी है, मोलैरिटी नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मोलैरिटी अलग होती है, मॉलिक्युलरिटी अलग होती है। आणविकता का मतलब क्या है पहले देखा जाए। जो है मॉलिक्युलरिटी जो है जहाँ तो मॉलिक्यूल जो है जहाँ तो एक्चुअली में बोर्ड एग्जाम में जो है दो ही जगह से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, एक अपक्रिया की कोटि से और एक क्या है आणविकता से, ठीक है, और दोनों में अंतर ही पूछा जाता है। तो अगर हम दोनों को जान लेंगे तो जो है तभी उसके अंतर भी बता पाएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आणविकता का मतलब ये हो गया, आणविकता जो है एक प्रकार के देखा जाए थ्योरेटिकल क्वांटिटी है, इसको देख करके बताया जा सकता है। और आणविकता हमें ये बताती है कि किसी रासायनिक अपक्रिया में कितने अभिकारी अणु भाग ले रहे हैं, यानी कि जिसमें जो है जितने अभिकारी अणु भाग ले रहे होंगे उसकी वही आणविकता होगी। कुछ जो है रासायनिक अपक्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें केवल एक अभिकारक जो है जहाँ तो भाग लेता है, केवल जो है जहाँ तो एक अपकारक तो एक अणु खो जाती है। कुछ रासायनिक अपक्रिया होती है जिसमें दो अणु भाग लेते हैं अपकारक के तो दी अणु खो जाती है। किसी में तीन अणु भाग लेते हैं तो क्या हो जाती है वो त्रिक अणु खो जाती है, ठीक है। तो यानी कि मोनोमॉलिक्यूलर, डाईमॉलिक्यूलर और ट्राईमॉलिक्यूलर इस तरह से रिएक्शंस होती हैं। आणविकता का मतलब यही है कि किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या को ही आणविकता कहा जाता है, ठीक है। जैसे अगर देखा जाए यहाँ पर, जैसे जो है एक एग्जांपल के तौर पे जो है पहला एग्जांपल ले लेते हैं H2 प्लस I2, ठीक है, सबसे सिंपल और सरल एग्जांपल। ये बनाता क्या है 2HI, ठीक है। इसमें एक जो है हाइड्रोजन यहाँ है और एक आयोडीन है, ठीक है, एक यहाँ है एक यहाँ है। तो यानी कि अगर हम देखें तो इसमें कितने अणु हैं, जो अभिकारी अणु हैं दो हैं, ठीक है, यानी 1 + 1 कितना हो गया 2, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसकी जो मॉलिक्युलरिटी होगी, आणविकता होगी, वो क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, यानी ये दी अणु का क्रिया है क्योंकि इसमें दो अणु भाग लेते हैं। अगर इसको हम उलट दें यानी 2HI = जो है H2 + I2, तब यहाँ देखेंगे आप कहेंगे सर 2 है तो ये 2 हो जाएगा वैसे ही, क्योंकि यहाँ पर जो है 2HI है तो ये बाईमॉलिक्यूलर हो जाएगी, ठीक है, जो है जहाँ तो क्योंकि यहाँ पे दो अभिकारी अणु हैं, ठीक है। तो जितने अभिकारी अणु होंगे जो है वही उसकी आणविकता होगी। जिसमें एक अभिकारी अणु होगा उसकी जो है जहाँ तो आणविकता 1 हो जाएगी, जिसमें 2 होंगे उसकी आणविकता क्या हो जाएगी जो है जहाँ तो उसकी जो है 1 हो जाएगी, और जिसमें 3 होंगे उसकी आणविकता क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार जैसे अगर हम आपसे कहें, ठीक है, C12H22O11 + H2O, ठीक है, ये
जो है मिलकर बनाते हैं C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये कंपाउंड का निर्माण करते हैं। तो अगर हम आपसे पूछें कि रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी क्या है, तो आप ये जवाब यहाँ देंगे 2, ठीक है, क्योंकि अभिक्रिया की कोटि तो इसकी 1 थी, ठीक है, लेकिन आणविकता ऐसी क्या हो जाएगी 2, क्योंकि यहाँ 2 अभिकारी अणु पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए इसकी आणविकता क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम आगे बढ़ें तो जैसे NO2 है, 2NO2 है प्लस 2NO है प्लस ऑक्सीजन, ये आपस में रिएक्ट करके 2NO2 बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो रासायनिक अभिक्रिया जो आणविकता है वो कितनी होगी, यहाँ पर 2 NO हैं प्लस ऑक्सीजन 1, टोटल कितना हो जाएगी मॉलिक्युलरिटी 3 हो जाएगी, ठीक है। तो मॉलिक्युलरिटी का मतलब ये हो गया कि आपको ये ध्यान देना है कितने अभिकारी अणु हैं, यानी कि जो अभिक्रिया हो रही है उसमें कितने अभिकारक जो है भाग ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वही उसकी क्या हो जाएगी आणविकता हो जाएगी। अगर उसमें एक अभिकारक है, यानी एक अभिकारक है, केवल एक अभिकारक है, तो उसकी आणविकता क्या हो जाएगी, वो एक अणुक हो जाएगी अभिक्रिया, यानी वो क्या हो जाएगी एक अणुक यानी मोनोमॉलिक्यूलर। अगर 2 अभिकारक हैं, ठीक है, 2 अभिकारक हैं तो द्विअणुक हो जाएगी, यानी बाईमॉलिक्यूलर। अगर 3 हैं तो क्या हो जाएगा ट्राईमॉलिक्यूलर, यानी त्रिक अणुक अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है। तो आणविकता का मतलब ये है कि जो है किसी रासायनिक अभिक्रिया में कितने अभिकारी अणु भाग ले रहे हैं, ये देखना रहता है। तो इस बात को जो है आप लोग आसानी से बता देंगे कि आणविकता की परिभाषा क्या होना चाहिए कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या को आणविकता कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप आणविकता को समझ सकते हैं। आणविकता एक क्या है, थ्योरेटिकल क्वांटिटी है। आणविकता को जो है देख करके बताया जा सकता है, और जो है जो अंतर है इसमें अभिक्रिया की कोटि में और इसमें, वो अंतर हम लोग को जानना अनिवार्य है। अंतर हमेशा पूछा जाता है। अगर आप आणविकता की परिभाषा जान गए हैं तो हम लोग जो है जहाँ तो आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर को जो है जानेंगे, ठीक है। तो अंतर क्या है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। जो है बाकी जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो जो है जहाँ तो वो ये है कि अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर, यानी कि अभिक्रिया की कोटि, एक साइड लिख लीजिए अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, और इधर लिख लीजिए आणविकता, ठीक है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ये क्या है मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन, ये हो जाएगा, ठीक है। पहला अंतर देखा जाए इसमें क्या है, ठीक है। पहला अंतर क्या है, अभिक्रिया की कोटि क्या होता है, आपको मैंने क्या बताया था। अभिक्रिया की कोटि का मतलब ये हो गया कि रासायनिक अभिक्रिया की दर, उसमें ये वही तो बताया गया था कि जो है dx/dt, यानी रासायनिक अभिक्रिया की दर किसके समानुपाती होती है, अपकारक की सांद्रता पद की घात के समानुपाती होती है, यही तो होता है। तो उसमें पहला पॉइंट यही है जो है कि अभिक्रिया की कोटि हमें ये बताती है कि रासायनिक अभिक्रिया की दर अपकारक की सांद्रता पद की घात m के समानुपाती होती है, जो है उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हमने आपको तो यही बताया है कि हाइड्रोजन प्लस आयोडीन आपस में कंबाइन करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। तो एक हाइड्रोजन एक आयोडीन, तो यानी टोटल कितने हो गए 2, यानी अभिकारी अणु की संख्या कितनी हो गई 2 हो गई। तो आणविकता क्या बताएगी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या को ही आणविकता कहा जाता है,
तो इसको आप इस तरीके से जो है यहाँ समझ सकते हैं। जो है पहला अंतर यही है कि ये क्या है, रासायनिक अपक्रिया की दर अपकारक की सांद्रता प्रति घात m के समानुपाती होती है। ठीक है। आणविकता क्या है, किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या को कहा जाता है। ठीक है, तो पहला अंतर तो यही हो गया, इसको आप लिख लीजिए, समझ लीजिएगा। दूसरा अंतर, अभिक्रिया की कोटि एक प्रयोगात्मक माप है। क्या है, प्रयोगात्मक, यानी कि जो है एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी का मतलब ये है कि बिना इसको जो है लैब में जो है टेस्ट किए, यानी कि बिना लैब में जो है जहाँ तो बिना लैब का जो है प्रयोग किए, मतलब इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। यानी कि हमें सांद्रता निकालना पड़ेगा। सांद्रता के लिए क्या, हमें जो है प्रयोगशाला की आवश्यकता होगी। इसीलिए ये कहा जाता है कि अपक्रिया की कोटि देख करके नहीं बता सकते हैं। ठीक है, ये एक प्रयोगात्मक माप है। किसी को कोटि 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, हाफ होगी, जो भी होगी वो एक प्रयोग करके ही पता लगाया जा सकता है। आणविकता जो है एक प्रयोगात्मक माप नहीं है, एक क्या है, थ्योरेटिकल क्वांटिटी है, यानी कि इसको हम देख करके बता सकते हैं, प्रयोगात्मक माप नहीं है। इसको आप लिख लीजिए, प्रयोगात्मक माप नहीं है। ठीक है, ये प्रयोगात्मक माप है ही नहीं, मतलब कि जो है आणविकता इसको देख करके बता सकते हैं कि जैसे यहीं देख लीजिए, जहाँ पर अब आणविकता क्या हो गई, 2 हो गई, देख करके आपने बता दिया। ठीक है, तो इसलिए, लेकिन यहाँ पे अगर हम किसी रिएक्शन को लिख दें और कह दें कि उसकी अपक्रिया कोटि बताओ, तो आप नहीं बता पाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो है ना तो उसको बिना कैलकुलेट किए हम नहीं बता पाते हैं। ये एक प्रयोगात्मक माप है और आणविकता एक प्रयोगात्मक माप नहीं है, इसको आप लिख दीजिएगा। तीसरा एग्जाम्पल जो है वो क्या है, तीसरा एग्जाम्पल ये है कि जो मॉलिकुलरिटी है, सॉरी, जो अपक्रिया की कोटि है, ठीक है, यानी m का जो मान है, अपक्रिया की जो कोटि है वो जो है शून्य हो सकती है, शून्य हो ही सकती है। ठीक है, बहुत जगहों पे शून्य होती है, शून्य कोटि की अपक्रिया ही होती है, तो अपक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है, लेकिन आणविकता कभी शून्य नहीं हो सकती है। यानी आणविकता जो है, यानी मॉलिकुलरिटी जो है वो कभी भी शून्य नहीं हो सकती, यानी कि इज नॉट 0। ठीक है, यानी कि मॉलिकुलरिटी कभी भी शून्य नहीं हो सकती है, क्योंकि जब भी होगी, क्योंकि शून्य हो जाएगी तो अभिकारक कहाँ से आएंगे, अभिकारक ही तो भाग ले रहे हैं, जब अभिकारक ही नहीं रहेंगे तो अपक्रिया कहाँ से रहेगी। ठीक है, तो इसीलिए जो आणविकता है वो कभी शून्य नहीं हो सकती है और अपक्रिया की कोटि क्या हो सकती है, शून्य हो सकती है। ठीक, क्योंकि शून्य कोटि की अपक्रिया आपने पढ़ा है जो है, तो इसलिए शून्य हो सकती है। दूसरा जो है, चौथा एक डिफरेंस है। चौथा डिफरेंस ये है कि अपक्रिया की कोटि जो है भिन्नात्मक हो सकती है, यानी कि जो है फ्रैक्शन में हो सकती है। जो है फ्रैक्शन का मतलब 1/2 भी हो सकती है, 3/2 भी हो सकती है, 2/3 हो सकती है, 1/3 हो सकती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अपक्रिया की जो कोटि है वो भिन्नात्मक हो सकती है, लेकिन जो है आणविकता जो है भिन्नात्मक नहीं होगी। जब भी होगी ये पूर्णांक संख्या में होगी, यानी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। और जो अपक्रिया की कोटि है वो 1/2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2/3 भी हो सकती है, या 3/2 भी हो सकती है। ठीक है, मतलब भिन्नात्मक भी हो सकती है, लेकिन आणविकता कभी भी भिन्नात्मक नहीं होगी, हमेशा वो एक पूर्णांक संख्या में होगी। तो अपक्रिया की कोटि और आणविकता में मुख्य रूप से अंतर यही वाले हैं, और इनको आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये ज़रूर आते हैं। एक बार फिर से हम लोग अंतर को थोड़ा देख लेंगे। 4 ही अंतर लिखिए, लेकिन सही लिखने का प्रयास करिए। ठीक है, 4 ही अंतर लिखिए, महत्वपूर्ण 4 ही हैं। ठीक है, इनको अगर आप लिख लेते हैं तो बहुत आसानी से जो है जहाँ तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। अपक्रिया की कोटि क्या होती है, रासायनिक अपक्रिया की दर अपकारक की सांद्रता प्रति घात m के समानुपाती होती है। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है अपक्रिया कोटि पहला ही हो गया। आणविकता क्या होती है, रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अपकारी अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, आणविकता कहते हैं।
ठीक है। दूसरा ये मैंने बताया कि जो अपक्रिया की कोटि एक प्रयोगात्मक माप है, यानी कि अपक्रिया की कोटि प्रयोगात्मक प्रयोग करके ही बताया जा सकता है, देख करके नहीं बताया जा सकता है। और आणविकता क्या है, एक प्रयोगात्मक माप नहीं है, इसको देख करके भी हम बता सकते हैं। जैसे इसकी आणविकता 2 होती है तो देख करके हमने बता दिया, आप भी बता सकते हैं, ठीक है। और दूसरा तीसरा जो महत्वपूर्ण जो है, तीसरा जो है जहाँ तो अपक्रिया की कोटि का जो उदाहरण है, डिफरेंस है, वो ये कहा जाता है कि अपक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है, क्योंकि शून्य कोटि की अपक्रिया में क्या होता है, अपक्रिया की कोटि शून्य होती है, तो अपक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है, यानी कि जो है जो m का मान है वो शून्य हो सकता है, लेकिन आणविकता कभी शून्य नहीं हो सकती है। शून्य होने का ना होने का कारण है क्योंकि जब अभिकारक ही नहीं होंगे तो अपक्रिया होगी कहाँ से, क्योंकि वो अभिकारक की संख्या को ही बता रहा है, तो अभिकारी अणुओं की संख्या शून्य हो नहीं सकती, इसलिए आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती है। चौथा जो अंतर महत्वपूर्ण है वो ये है कि अपक्रिया की कोटि जो है वो जो है भिन्नात्मक हो सकती है, पूर्णांक संख्या भी हो सकती है, भिन्नात्मक कोई भी, यानी पूर्णांक भी हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन आणविकता कभी भी भिन्नात्मक नहीं होगी, फिर मतलब फ्रैक्शन नंबर में नहीं होगी, जब भी होगी 1 2 3 होगी, यानी पूर्णांक संख्या में होगी, क्योंकि अभिकारक कभी जो है आधा भाग थोड़ी ना लेगा, जब भी लेगा तो वो पूरा पूरा भाग लेगा, ठीक है। तो इसलिए आणविकता कभी भी जो है जहाँ तो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है, इस बात को ध्यान रखिएगा, एक पूर्णांक संख्या में ही होगी, ठीक है। तो इसलिए जो है अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है इसके बाद वो है अर्ध आयुकाल, ठीक है। अर्ध आयुकाल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और अर्ध आयुकाल से न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अर्ध आयुकाल अगर देखा जाए तो जो है जहाँ तो क्या होता है, अर्ध आयुकाल भी जो है बहुत इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है, ठीक है। अर्ध आयुकाल, इसको बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है। अर्ध आयुकाल, ठीक है। अर्ध आयुकाल का मतलब क्या होता है, अर्ध आयुकाल का मतलब ये होता है कि रासायनिक अपक्रिया का आधा समय, यानी कि वह समय जिसमें कोई रासायनिक अपक्रिया केवल हाफ कंप्लीट होती हो, तो उसे क्या बोलते हैं, अर्धायुकाल। जैसे जो है कोई अपक्रिया मान लेते हैं कि 1 घंटे में कंप्लीट होती है, तो उसका अर्धायुकाल क्या हो जाएगा, 30 मिनट हो जाएगा। कोई रासायनिक अपक्रिया अगर 60 मिनट में कंप्लीट होती है तो उसका अर्धायुकाल क्या हो जाएगा, 30, मतलब आधा, मतलब क्या हो गया कि आधा दिमाग। अगर 50 मिनट में कंप्लीट हो रही है तो क्या हो जाएगा 25, 60 मिनट में कंप्लीट हो रही है तो 30। अर्धायुकाल का मतलब जो है वह समय जिसमें जो है किसी अभिकारक की जो है प्रारंभिक सांद्रता घट करके आधी रह जाती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अर्धायुकाल, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ए से पी में जा रहा है ये, ठीक है, ए से पी में जा रहा है, तो अगर ये रिएक्शन कंप्लीट होने में 1 घंटा लग रहे हैं पूरे, तो इसका अर्धायुकाल कितना आएगा, हमेशा 30 मिनट ही आएगा, ठीक है। और जो अर्धायुकाल होता है उसमें जो समय होता है वो क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, ठीक है। सांद्रता जो होती है वो क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है, क्या हो जाती है, A/2, यानी कि प्रारंभिक सांद्रता घटकर क्या हो जाती है, आधी, और समय घटकर क्या हो जाता है, आधा रह जाता है, ठीक है। तो अर्ध आयुकाल हमें ये बताती है कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया को आधा पूरा होने में कितना समय लगेगा, यानी कि एनी रिएक्शन, ठीक है, टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1/2 ऑफ द रिएक्शंस, दैट इज कॉल्ड द जो है हाफ लाइफ पीरियड, यानी कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया को आधा पूर्ण होने में जितना समय लगता है उसे ही अर्ध आयुकाल कहा जाता है, ठीक है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान से अगर सुनेंगे समझेंगे तो आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। किसी भी रासायनिक अपक्रिया को आधा पूर्ण होने में जितना समय लगता है उसे अर्ध आयुकाल कहा जाता है, ठीक है। पहला डेफिनेशन तो ये हो गया। दूसरा डेफिनेशन ये जो है क्या हो सकता है, दूसरा डेफिनेशन एक ये भी हो सकता है, दूसरा डेफिनेशन ये हो सकता है
कि अर्धायु काल किसी रासायनिक अपक्रिया का वह समय होता है जिसमें जो है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता घट करके आधी रह जाती है। यानी कि जिस समय काल में अपकारक की प्रारंभिक सांद्रता घट करके आधी हो जाए उसे ही अर्ध आयु काल कहा जाता है। मान लेते हैं कि प्रारंभिक सांद्रता उसकी 100% थी, ठीक है, तो 50% होने में कितना समय लगेगा भाई? जैसे शुरुआती सांद्रता कितनी थी? 50% थी, ठीक है, तो शुरुआती सांद्रता कितनी थी? 100% थी, और उसको जो है आधा जो है जहाँ तो होने में 50% होने में कितना समय लगेगा? तो जो समय होगा वो भी आधा हो गया, और जो सांद्रता थी उसकी प्रारंभिक वो भी आधा हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार जो है अर्ध आयु काल को आप समझ सकते हैं और परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। तो अर्ध आयु काल आखिर जो है जहाँ तो इम्पॉर्टेंट किस लिए है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आता है, हम आपको बता दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये आता है कि प्रथम कोटि की अपक्रिया का अर्ध आयु काल, ठीक है, प्रथम कोटि की अपक्रिया का जो अर्ध आयु काल है, ठीक है, वो अपकारक की सांद्रता के ऊपर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है क्यों नहीं करता है, यानी कि अर्ध आयु काल भाई जो है जहाँ तो सांद्रता के ऊपर निर्भर करेगा, ठीक है, क्योंकि सांद्रता ही तो मेन है। सांद्रता घट बढ़ रही है ना, सांद्रता घट बढ़ रही है तो उसी के अनुसार अर्धायु काल भी तो घट बढ़ रहा है। सांद्रता घट रही है तो जो है जहाँ तो का अर्धायु काल भी घट जा रहा है, ठीक है, क्योंकि जैसे 100% सांद्रता है, 50% होने में जो समय लग रहा है वही तो अर्धायु काल है। तो यानी कि सांद्रता जो है अर्धायु काल के ऊपर निर्भर कर रही है, ठीक है, यानी कि अर्धायु काल जो है कंसंट्रेशन में निर्भर करता है। लेकिन प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए क्या कारण है कि अर्ध आयु काल जो है सांद्रता के ऊपर निर्भर नहीं करता है, ठीक है, यानी कि वहाँ पे कंसंट्रेशन जो है सांद्रता के ऊपर उस कंसंट्रेशन जो है अर्धायु काल के ऊपर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। इसमें ये क्वेश्चन आता है तो इसको कैसे समझेंगे? इसको पहले तो ये समझा जाए कि इसका जो है जहाँ तो प्रथम कोटि की अपक्रिया का उदाहरण क्या है। प्रथम कोटि की अपक्रिया का उदाहरण क्या है? K = 2.303/T log 10 A/A-x। इसको समझेंगे पहले। यहाँ से पहली बात यह है कि अर्ध की बात करेंगे, अर्ध आयु काल की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? जो सांद्रता होगी, ठीक है, जो सांद्रता होगी वो भी क्या हो जाएगी? घट करके क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी, ठीक है। और जो समय होगा, जैसे सांद्रता सपोज डेट जो भी होगी सांद्रता वो क्या हो जाएगी? घट करके आधी हो जाएगी, और जो समय होगा वो क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो अगर इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करें तो क्या होगा? K = 2.303/T हाफ हो जाएगा, क्योंकि T की जगह पे क्या हो जाएगा? T हाफ हो जाएगा। log 10 A/A-x है तो A-x का यानी कि प्रारंभिक सांद्रता क्या होगी? घट करके आधी हो गई, तो यानी A/ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? A क्या हो गया? कैंसिल हो गया, और 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो यहाँ क्या होगा? K = अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर जो एक क्वेश्चन बनता है कि जो अपक्रिया का अर्धायु काल है वो सांद्रता के ऊपर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि सांद्रता कटी गई। ये सांद्रता ही था ना, ये क्या था? सांद्रता है। जब सांद्रता है ही नहीं समीकरण में तो उस पर निर्भर कहाँ से करेगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? log 10, यहाँ क्या हो जाएगा? 2, और log 10 मतलब log 2 का मान कितना होता है? 2 का मान कितना होता है? 0.3010, ठीक है। ये किसका मान होता है? जो है जहाँ तो log 2 का मान होता है, ठीक है। अगर log 2 का मान यहाँ रख दें, ठीक है, तो इसको T हाफ इधर ले आइए, = 2.303/K,
ठीक है, इसका मान रख दीजिए 0.3010। ठीक है, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा निकल कर वो आएगा 0.693 अपॉन क्या हो जाएगा के। अब हमें ये बताइए कि इसमें कहीं सांद्रता नज़र आ रही है? ठीक है, इसमें कोई सांद्रता नहीं, यानी कि जो अर्धायु काल टी हाफ है वहाँ ए है ही नहीं, तो निर्भर कहाँ से करेगा? तो एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि क्या कारण है कि जो है प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए जो अर्धायु काल है वो सांद्रता के ऊपर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि सांद्रता कट गई। जब सांद्रता कट गई तो उस पर निर्भर कहाँ से करेगा? समझ गए? तो इसलिए जो है अर्धायु काल जो है डिफिनेशन पूछेगा, और ये ज़रूर पूछता है कि प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए अर्धायु काल जो है सांद्रता के ऊपर निर्भर नहीं करता है। तो ये चीज़ आप लोग जो है इसको क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, और इसको जो है आप लोग पूरा जो है नोट करके जो है जहाँ तो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। और अर्धायु काल की डिफिनेशन लिख लीजिएगा। जो है अर्धायु काल का मतलब मैंने 2 डिफिनेशन बताई हैं। पहली डिफिनेशन क्या बताई है कि अर्धायु काल वह समय है जिस समय में कोई रासायनिक अपक्रिया आधी पूर्ण होती है। ठीक है, या आधी पूर्ण होने में जितना समय लगता है उसे अर्धायु काल कहा जाता है। ठीक है, दूसरी डिफिनेशन मैंने ये बताई है कि अर्धायु काल किसी रासायनिक अपक्रिया का वह समय है, ठीक है, जिसमें अभिकारक की सांद्रता यानी प्रारंभिक सांद्रता घट करके आधी रह जाती है, उसे जो है अर्धायु काल कहा जाता है। यानी कि इसमें समय भी आधा हो जाता है और सांद्रता भी आधी हो जाती है। तो अर्धायु काल, तो आज हम लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़े, और ये टॉपिक जो है आप लोग इन टॉपिकों को रिवाइज कर लीजिएगा, और अगर कोई भी समस्या लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो और कोई लेक्चर की अगर कोई भी समस्या है तो हम उस पर जो है सॉल्व कर देंगे। अर्धायु काल के बाद जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो है इसके न्यूमेरिकल जो आते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, और जितने टॉपिक मैंने बताए हैं अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं तो इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे ही नहीं बोर्ड एग्ज़ाम में। ये बात जान लीजिए, आएंगे तो बस यही जितने पढ़ा रहे हैं बस यही आएंगे, क्योंकि जो है इससे ज़्यादा पूछा ही नहीं जा सकता है। तो इसलिए इसको जो है आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी हम लोग अगले लेक्चर में जो है मिलेंगे। ठीक है, और जो है इसको पूरा देख लीजिएगा आप लोग, जो है पूरा चला करके वीडियो जो है, तभी जो है जहाँ तो पूरा समझ पाएंगे, और जहाँ ना समझ पाएँ वहाँ पर जो है थोड़ा सा जूम करके या स्लो करके जो है उसको जो है देख सकते हैं, तो और आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि जब तक आप पूरा लेक्चर नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जो है जहाँ तो धन्यवाद। ठीक है।